जैसा मैं बहुत दिनों से अनुमान लगा रहा था और विभिन्न टीवी चैनल्स पे अपनी बात कह रहा था, एक प्रबंधन के शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका एक्सट्रापोलेशन करके जो मेरा अंदाज़ा था, और बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होते थे, बहुत सहमत होते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा था उस प्रकार से घटित हो रहा है, और जो संभावना मैं व्यक्त कर रहा था कि जिस प्रकार से देश की राजनीति पिछले 9 साल चली है, और जिस तरह की देश की राजनीति को देश की जनता ने 75 साल से देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय भी देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी समय देखा है, वीपी सिंह का, चंद्रशेखर जी का, देवे गौड़ा जी का, गुजराल जी का, और मोरारजी भाई का, मनमोहन सिंह जी का, अटल जी का, सबका समय देखा है। तो उन्होंने देखा कि जो एक शालीनता थी हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, जो हमारी परंपराओं के बिल्कुल अनुकूल थी, जिसमें राजनीति को एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा समझा जाता था, युद्ध नहीं समझा जाता था, कटथ्रोट कंपटीशन नहीं समझा जाता था, और जिसकी वजह से पूरा विश्व हमारे देश के लोकतंत्र को और बहुत श्रेष्ठ समझता था और बड़े श्रद्धा के भाव से देखता था। लेकिन जिस प्रकार की अवनति पिछले 9 साल के अंदर हुई, और ये देखा गया कि जो विपक्षी दल हैं उनको प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं बल्कि उनको दुश्मन के रूप में देखा गया, उनको नेस्तनाबूद करने का प्रयास हुआ। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से जिन लोगों ने सत्ता पक्ष की बात नहीं मानी उनको जेल की हवा खानी पड़ी, और जिन्होंने सत्ता की बात मान ली उनको अच्छे पद मिले, और जो लोग हमेशा से विपक्ष में रहे और जिनके सिद्धांत विपक्ष के अनुकूल थे वो सत्ता पक्ष में आकर बड़े बड़े पदों पे विराज गए। आपने देखा कि जितनी भी जगह सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसमें अधिकतर जगह नॉर्थ ईस्ट में जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं वो लोग हैं जो कि कांग्रेस में थे, जिन पे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा आरोप लगाती थी कि वो भ्रष्ट हैं। आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी तरह की बातें करती हैं। तो ये जो एक प्रकार का हमारे देश की राजनीतिक सिद्धांतों का में गिरावट आई, उससे लोग चिंतित थे। और मैं ये हमेशा से मानता था कि जिस प्रकार से घटनाएं घटीं, किसानों के साथ किया गया, 3 कृषि कानून लाए गए, 13-14 महीने उनको तड़पाया गया, उसके बाद ये कह के एक हल्की सी बात करके कि मुझे अफसोस है, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, कानून वापस ले लिए गए और 750 किसानों की शहादत हो गई। जिस प्रकार से नोटबंदी हुई जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जनता ने महसूस किया कि जो कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी निकलेगा, अमीरों पे प्रहार होगा, प्रहार गरीबों पे हुआ, और अमीर तो आनंद से निकल गए। आज तक मुझे नहीं पता कितने लोग जेल गए जिनके पास ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी कुछ मिला ही नहीं, सारा का सारा पैसा जो सर्कुलेशन में था वो वाइट मनी होके अर्थव्यवस्था में वापस आ गया। इसी प्रकार से 2000 का नोट जो शुरू किया गया, उस समय भी सारे लोग सोच रहे थे कि जब 1000 के नोट से ब्लैक मनी बढ़ता है तो 2000 के नोट से कैसे कम होगा। लेकिन एक नया टाइप का अर्थशास्त्र देश में चालू हो गया था और लोग जो थे मदहोश थे और इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए थे कि उन्होंने उस पर भी प्रश्न नहीं उठाया। उसमें भी 100-150 आलुओं की मौत हुई, लोगों को व्यवधान हुआ, शादियों में व्यवधान हुआ, उद्योग धंधे चौपट हो गए। लेकिन उस मूर्खतापूर्ण निर्णय को भी लोगों ने ये माना कि ये तो बड़ा इंटेंट इनकी बहुत अच्छी है और देश के हित में काम करते हैं। लोगों ने फिर उन्हें जिता के बिठा दिया। जीएसटी में जो गरीब लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली चीज़ें हैं उन पे जीएसटी बढ़ा दिया गया। अमीरों का, पूंजीपतियों का जो कॉरपोरेट टैक्स है उनको घटा दिया गया। और
किसानों का जो एमएसपी है वो 4-5% बढ़ाया गया, इनपुट कॉस्ट 20% तक बढ़ा दी। और जो युवा थे जो बहुत मेहनत करके सेना में जाने का प्रयास करते थे, उनकी सेना की जो सेवा की अवधि थी को उसको 15 साल से घटा के 4 साल कर दिया गया, लेकिन जनता मदहोश थी। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर हुई, पहलवान बेटियों के साथ हुई, जिस प्रकार की घटना मणिपुर में हो रही है, और जिस प्रकार से ये दिख रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश में गृह युद्ध कराने का प्रयास हो रहा है केवल राजनीतिक लाभ के लिए, उससे देश की जनता ने देखा कि हमारे देश का लोकतंत्र का जो एक बहुत अच्छा इतिहास था, उस प्रकार को किस प्रकार से धूमिल कर दिया गया है। और हम उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते में कभी इटली चला था, जर्मनी चला था, और नॉर्थ कोरिया चल रहा है, चीन चल रहा है, रूस चल रहा है। तो एक ज़माना था जहाँ जर्मनी में हिटलर के पीछे लाखों करोड़ों लोग चलते थे, लेकिन आज की तारीख में जर्मनी में अगर आप हिटलर की स्तुति कर दें, वंदना कर दें या उनका संदर्भ भी ले लें, तो लोग आपको बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि जो भी जिस देश के सिद्धांत हैं, जो उसके मूल सिद्धांत हैं, हमारे देश के सिद्धांत जो हैं वो महावीर के सिद्धांत हैं, बुद्ध जी के सिद्धांत हैं, गुरु नानक के सिद्धांत हैं, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के सिद्धांत हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं। हमारे देश के सिद्धांत जो हैं ये गोडसे के सिद्धांत नहीं है, ये हिंसात्मक सिद्धांत नहीं है। भारत हमेशा से अहिंसा, प्रेम, सद्भाव की धरती रही है। लेकिन जो मैं हमेशा से भविष्यवाणी करता रहा और कहता रहा, जबकि लोगों ने उसमें शायद विश्वास नहीं किया, मैंने तो ये कहा था कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे, आप असली परिदृश्य भारतीय राजनीति का तब देखेंगे जब चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लागू कर देगा। और मुझे ये आशा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी पूरी तरह से टूटेगी और आधे बीजेपी के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ आ जाएंगे, जो इंडिया का गठबंधन बना है जिसमें विपक्षी दल हैं। और गठबंधन हो ना हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी इसलिए हार होगी, उसने लोकतांत्रिक मूल्य और हमारे जो मूल सिद्धांत हैं उनके साथ समझौता किया है और उनको पूरे विश्व में हमारी जो छवि है उसको धूमिल किया है। जहाँ पे पत्रकारों को छोटी छोटी बातें कहने पर जेल हो जाती है, और जहाँ पे आपको कोई भी कार्टून बनाने में या कोई भी टिप्पणी करने में जेल हो जाती है, वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो जैसे कठिन कानून की धारा लगने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। आज भी वो बेल लेके घूम रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, बिजनौर पे हुआ, कोई बात नहीं हुई। और आज भी जो मणिपुर में इस प्रकार का हिंसा कांड हुआ और वहाँ पे जिस प्रकार के गृह युद्ध की स्थिति बनी, उसके बावजूद वहाँ के मुख्यमंत्री सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं। और जनता ये सुनना चाहती है लोकसभा के अंदर कि माननीय मोदी जी, हमारे देश के बड़े प्रिय प्रधानमंत्री, मणिपुर के विषय में बताएंगे कि सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है और किस प्रकार मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का किस प्रकार का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी सीकर में जाके भाषण दे सकते हैं। कर्नाटका में जब चुनाव था तो वहाँ जाके बार बार कर्नाटका जाते थे, वो कर्नाटका नहीं जाएंगे। जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था रोज़ वेस्ट बंगाल जाते थे, अब वो वेस्ट बंगाल नहीं जाएंगे। अब अगले 2-3-4 महीने आप देखिएगा कि वो उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ चुनाव हैं। इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो चुनाव है, चुनाव को जीतना है। जो देश की जनता है उसकी सत्ता पे आसीन होना है और अपने पूंजीपति मित्र जो हैं उनको लाभ पहुंचाना है। और ये आज तक नहीं पता चला कि किरण भाई पटेल जो कि एक फ्रॉड था, वो कश्मीर Z+ सिक्योरिटी लेके घूमा, उत्तराखंड Z+ सिक्योरिटी लेके घूमा और एक विशेष अतिथि के रूप में रूस तक घुमाया। वो जो किरण भाई पटेल था उसको Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, ये आज तक देश की जनता को पता नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परिदृश्य मैंने संभावित किया था कि बीजेपी में भयंकर टूट होगी चुनाव के पहले, उसकी शायद शुरुआत हो गई है। और जो फूलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बदायूं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो
वेस्टर्न यूपी का एक लोकसभा क्षेत्र है, उसके एक लोकसभा के सदस्य हैं, ये समाजवादी पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं और अगले चुनाव में ये समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो चुनाव दूर हैं, 10 महीने दूर हैं लोकसभा के, लेकिन इसके बावजूद जो मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर फूट होगी, उसकी शुरुआत हो गई है और ये तेज़ी पकड़ेगी। क्योंकि मैंने ये पाया, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट से मैंने बात की, मंत्रियों से मैंने बात की, तो ये लगा कि उनको कोई काम करने का आज की तारीख में अधिकार नहीं है। अपने क्षेत्र की भी कोई बात नहीं कर पाते, अपने क्षेत्र के लिए धन आवंटित करने के लिए भी कोई बात नहीं कर पाते। जैसे अटल जी के ज़माने में जो मेंबर पार्लियामेंट्स थे या कार्यकर्ता भी थे, वो अटल जी के पास जाते थे, लड़ पाते थे, अपनी बात कह पाते थे, उनसे मतभेद भी जाहिर कर पाते थे। आज के तारीख में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरह से बदल कर वो एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ गई हैं और हर चीज़ के लिए लोगों को मोदी जी की तरफ देखना पड़ता है। और अगर मोदी जी नहीं बिल्कुल देखें तो अमित शाह की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन पूरा जो तंत्र है वो एक प्रकार से गुजराती भाई नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी के अधीन है और पूरा देश ये देख रहा है किस प्रकार के देश के उद्योग धंधे सिमट कर गुजरात की तरफ जा रहे हैं। गुजरात में जो है कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उछाल रहे, वहाँ पे जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है लाते हैं। जो महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेश के उद्योग धंधे हैं उनको भी किस प्रकार से घसीट कर वो गुजरात की तरफ ले जाते हैं। और ये मेंबर पार्लियामेंट देख रहे हैं कि जब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जब वो अपने क्षेत्र की जनता का कोई काम नहीं करा पाते हैं और जब क्षेत्र की जनता उनके दिल्ली निवास पे आती है तो उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनके टिकट कराने पड़ते हैं, उनका एम्स में इलाज कराना पड़ता है, 10-12 लाख रुपए महीने का खर्चा है, लेकिन कमाई का कोई साधन नहीं है। और सारे जो पैसे हैं और सारे जो लाभ हैं सत्ता के, वो 2-3 लोगों के हाथ में सिमट गए हैं और बाकी लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं किस प्रकार से अपने आर्थिक स्थिति को बरकरार रखें। तो एक प्रकार का जो मनोवैज्ञानिक दबाव इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और कार्यकर्ताओं में बना है, और जो लोग कभी बीजेपी में नहीं रहे, कभी बीजेपी के लिए उन्होंने काम नहीं किया, जो हमेशा से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में सत्ता का उपयोग किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के सिंधिया जी हों, चाहे वो सुनील जाखड़ जी हों, चाहे वो अमरिंदर सिंह जी हों, चाहे वो RPN सिंह हों या जो जितेंद्र प्रसाद हों, ये जितने लोग थे जिन्होंने कांग्रेस में सत्ता का लाभ उठाया, चाहे वो वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हों या आसाम के मुख्यमंत्री हों, जो हमेशा से जन्मजात कांग्रेसी थे, वो अचानक आए और उन्होंने बीजेपी के अंदर सत्ता का लाभ उठाना शुरू कर दिया। और जो लोग बीजेपी में थे वो तरसते रहे और ये देखते रहे कि किसके लिए हमने दरी बिछाई, किसके लिए काम किया, और जब सत्ता का समय आया तो कांग्रेसी आके उसमें बैठ गए। तो इस प्रकार की जो निराशा का भाव है, उस प्रकार की स्थिति जो इस समय देश के अंदर है, और जिस प्रकार से देश को गृह युद्ध के अंदर जानबूझकर ढकेला जा रहा है, व्हाट्सएप में सुबह शाम हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, ये म्यांमार का है, वो बांग्लादेश का है, वो श्रीलंका का है, वो नेपाल का है। अरे मूर्खों, ये देश में आदान प्रदान तो होता रहता है। हमारे भी देश के 4 करोड़ हिंदू दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ की नागरिकता ली है, मूल से वो भारतीय हैं और वहाँ जाकर वो चाहते हैं कि उनका देश सेकुलर रहे, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन वो अमेरिका में और ब्रिटेन में और कनाडा में बैठ के यहाँ पे चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की आग फैले। उन मूर्खों को अगर हिंदुस्तान इतना अच्छा लगता है, आज की तारीख का हिंदुस्तान जिसमें हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख होता है, तो उस देश को छोड़कर हिंदुस्तान आ जाएं और यहाँ पे देखें कि किस प्रकार का देश बन रहा है और किस प्रकार का देश हम लोग बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो हमारी मूल परंपरा है और मूल भावनाएं हैं, जिसमें ना कोई हिंदू मुसलमान होगा, ना कोई सवर्ण और पिछड़ा होगा, ना कोई अछूत होगा, ना कोई छूत होगा, न धर्म और जाति के आधार पर कोई प्रकार का विभाजन नहीं होगा। हम प्यार मोहब्बत से उस प्रकार से रहेंगे जैसे पेड़ पर एक पक्षी अलग अलग प्रकार की अपनी भाषा बोलते हैं और रहते हैं। जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान था, जो हमारी परंपराएं थी, हम उसमें कायम रहना चाहते हैं। लेकिन ये देश में विद्वेष फैलाने वाले, भेद फैलाने वाले, और आज एक प्यार की बहार जो देश के अंदर बह रही है, जो राहुल गांधी ने फैलाई है पिछले 10 महीने से, जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की साउथ से नॉर्थ की यात्रा,
और अब वेस्ट से ईस्ट करने वाले हैं, पोरबंदर से जो महात्मा गांधी का जन्म स्थल है वहाँ से करने वाले हैं और वो त्रिपुरा तक जाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबको क्रॉस करते हुए जाएंगे, देश में अलग जगाएंगे प्यार की। हमको इसी की आवश्यकता है, हमको देश में प्यार मोहब्बत की आवश्यकता है, घृणा विद्वेष की आवश्यकता नहीं, हमको राजनीतिक लोगों की आवश्यकता नहीं, हमको राजनीति की आवश्यकता नहीं, हमको देश के भविष्य की चिंता है, हमको देश का एक उज्ज्वल भविष्य हम देखते हैं। हमारे लिए अजान भी हमें प्यारी लगती है, मंदिर का भजन भी हमें प्यारा लगता है, साईं भक्त भी जो अपनी पूजा करते हैं वो भी अच्छा लगता है, जो गुरुद्वारे में गुरुबाणी होती है हमें वो भी अच्छी लगती है, और जो क्रिश्चियंस अपनी प्रेयर्स करते हैं हमको वो भी अच्छी लगती है। हमें साउथ के स्टालिन भी अच्छे लगते हैं, हमको महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी अच्छे लगते हैं, हमें जो नॉर्थ ईस्ट के कुकी, नागा, मिज़ो, मैती हैं वो भी अच्छे लगते हैं, हमको कश्मीर के वो बच्चे भी अच्छे लगते हैं जो कि देश में प्यार से देश के भविष्य को देखते हैं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हम धर्म और जाति के आधार पर जो विभाजन होता है उस देश को उस रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते, हम देश को गोडसे के रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते, हम देश को महात्मा गांधी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सिद्धांत और जिस प्रकार की कार्यप्रणाली सत्ता पक्ष ने पिछले 9 साल से दिखाई है, हमें लगता है कि उनका जो विघटन है वो बड़ा शीघ्र है और ऐसा समय आने वाला है 10 महीने के बाद जबकि ये गायब हो जाएंगे, राजनीतिक पटल से गायब हो जाएंगे। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं भारतवर्ष के साथ, इंडिया के साथ, देश के साथ, क्योंकि देश हमारी माँ है, देश हमारा सब कुछ है और अगर देश है तो हम हैं। और देश अगर इस प्रकार से धर्म और जाति के आधार पर टूट गया तो हमारे जो रहने का कोई मतलब नहीं होगा, हम भारतवर्ष नहीं कहलाएंगे, हम इंडिया नहीं कहलाएंगे, हम हिंदुस्तान नहीं कहलाएंगे। फिर हमारा भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हुआ, जो अफ़गानिस्तान का हुआ। और जिन जिन देशों में धार्मिक विद्वेष को बढ़ाया गया वो देश बर्बाद हो गए और जिन देशों ने सभी धर्म, जाति, संप्रदायों को एक दृष्टि से देखा केवल वही विकास कर रहे हैं, क्योंकि हम देश के लिए पूरी तरह से लॉयल हैं। हम भारत माता और हिंदुस्तान और इंडिया हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हम कामना करते हैं कि देश को बांटने वाली जो शक्तियां हैं वो टूटें, उनका नाश हो और देश को जोड़ने वाली शक्तियां जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश को जोड़ें वो विजयी हों। और भारत माता की जय हो, इंडिया की जय हो और हिंदुस्तान की जय हो। और जो लोग देश को तोड़ने का टुकड़े टुकड़े गैर प्रयास कर रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर, उनको पराजय देखनी पड़े और देश की विजय हो। और जय हिंद, जय भारत और हिंदुस्तान की जय और लॉन्ग लिव इंडिया। थैंक यू।